नमस्कार दोस्तों। अंकित, ईशु, नमस्कार। आज काफी कम लोग जुड़े हैं साथ में। अब तक 30 लोग ही जुड़े हैं। आज पॉलिटी की हम लोगों की अंतिम क्लास है। इसको बाइंड अप करने के बाद हम आप लोगों के जो पूछे जाने वाले डाउट क्वेश्चंस होंगे उन पर चर्चा करेंगे। रमेश जी नमस्कार। और फिर हम मंडे से आप लोगों के नए विषय की शुरुआत करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें, नमस्कार अनिल जी, तो अभी लोग जुड़ रहे हैं, 38 लोग हो चुके हैं। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल हुए हमारे देश में एक महत्वपूर्ण हादसे के ऊपर जो केरल में संपन्न हुआ, जिसमें अब तक 20 यात्रियों और क्रू मेंबरों को मारे जाने की सूचना है। एक दुखद घटना थी जिसके अंतर्गत एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने की बात स्वीकार की गई लैंडिंग के समय। वे जांच का विषय है कि गलतियां किसकी थी। हालांकि कोझिकोड का जो वो रनवे है वो थोड़ा टेक्निकल रनवे माना जाता है, इसलिए भी संभवतः दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है। और अंजलि, 20 लोग अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं डेथ में। जो लोग घायल हुए थे उनमें भी कई सारे लोग सीवियर तरीके से घायल थे, जिनकी लगातार, क्योंकि कल 15 लोगों की डेथ हुई थी रात में जब अंतिम सूचना मुझे ज्ञात थी, लेकिन आज अभी अंतिम सूचना ज्ञात होने तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उस हादसे में। सभी मरने वालों को ईश्वर शांति प्रदान करे, उनके परिवारजनों को इस दुख को झेलने की शक्ति दे। खैर, अब हम अपने विषय पर चर्चा के क्रम में आना चाहते हैं, ताकि दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट करके फिर आप लोगों के जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा कर सकें। जैसे कल शायद अंकित या किसी ने मुझसे पूछा था आर्टिकल 44 के संदर्भ में। एक अनुरोध और है। हाँ, होमवर्क पे डिस्कशन भी कर दूंगा अभी आप लोगों से। एक अनुरोध और है कि 3 मार्कर के संदर्भ में मुझे आप में से कोई भी अगर कल रिकॉल करा देगा तो मैं उसका पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में डाल दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे याद रहे, और अगर रात तक नहीं आप में अगर मैं डाल पाता हूं तो कल मुझे जरूर आप लोग रिमाइंड करा दीजिएगा। तो पॉलिटी के मैक्सिमम 3 मार्कर के जो नोट्स है मैं आप लोगों को पीडीएफ कर दूंगा। होमवर्क की बात कर लेते हैं। कल आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था जिसमें योजना आयोग की प्रासंगिकता पर या योगदान पर चर्चा करनी थी। बड़े सारे लोगों के द्वारा अभी आ रहे हैं, अमिश उस पर भी आ रहे हैं। बड़े सारे लोगों के द्वारा उत्तर लिखा गया। कुछ लोगों ने ग्रुप पे डाला था, कुछ लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भेजा था। जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे भेजा था उनको रिमार्क्स मेरे द्वारा दिए गए। हालांकि मैं पूरी तरह से किसी के आंसर से संतुष्ट नहीं था। उसका कारण यह था कि उपलब्धियों में केवल मौखिक रूप में कही गई बातों को शामिल मत कीजिए, बल्कि उसके अंतर्गत उन तथ्यों का भी समावेश कीजिए जो योजना आयोग की उपलब्धि स्वीकार की जाती है। जैसे देश के विकास के लिए योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उनके कुशलतम संचालन की स्थापना करके देश के विकास को प्रेषित किया, विषम परिस्थितियों को दूर करने की दिशा में प्रयास किया, और नए कीर्तिमान तक भारत को पहुंचाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो भी वांछनीय परिवर्तन थे वह भी कहीं ना कहीं इसी योजना आयोग के प्रक्रम में प्रतिस्थापित हुए थे, जिसका योगदान है कि हम एक अल्प विकसित राष्ट्र से विकासशील या तीव्र विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में प्रतिस्थापित होने में सफल रहे। हम
युद्ध काल में भी अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने और आर्थिक समृद्धि के स्थान पर आर्थिक विकास को लक्षित करने में सफल रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि हमने समय-समय पर अपनी सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ आर्थिक समस्याओं को भी दूर करने की दिशा में प्रयास किया। जैसे गरीबी हटाओ की बात की गई, हमने हरित क्रांति का सृजन किया इन्हीं योजनाओं के माध्यम से। हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए। ये सारे प्रक्रम स्थापित किए और देश के विकास के क्रम के अनुसार ही, जहाँ पहले समाजवादी लक्षण हमारे यहाँ ज़्यादा थे, बाद में उसमें पूंजीवादी लक्षणों का समावेश किया गया और 8% की विकास दर जो अब तक देश में जो प्राप्त की गई थी, वह योजना आयोग के कार्यकाल में ही प्राप्त की गई थी। तो हम इन आंकड़ों को समावेशित जब इसमें कर देंगे, तो यह आंसर जो है आपकी कही गई बातों को कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे जिन्होंने ग्रुप में भी आंसर डाला, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे भी डाला, मुझे डेटा बेस्ड फैक्चुअल कंटेंट का उसमें अभाव लगा। तो थोड़ा-सा वो डेटा कि कितनी प्रतिशत विकास दर को हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है? कितने रोजगार हम सृजन कर रहे हैं, कौन-कौन से महत्वपूर्ण हम प्लान प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ये सब चीज़ें लेकर के आए। तो ये सब भी उसका हिस्सा होगा, जिसका क्रेडिट कहीं न कहीं योजना आयोग को भी प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक? क्लियर है यहाँ पर? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि आप लोगों के उस आंसर में कहाँ क्या कमी है जिसको सुधार लेने की आवश्यकता है। आप लोगों ने बाकी चीज़ें ठीक लिखी, बस मुझे फैक्चुअल कंटेंट का अभाव आप लोगों के आंसर में समझ में आया है। आगे बढ़ जाएँ, कोई डाउट हो पूछ लीजिए और। साक्षरता राष्ट्रीय आय से भी राष्ट्रीय आय ये भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं। और मतलब ये नहीं कि पहली में ये हुआ, दूसरी में ये हुआ। हम ये बताएँ कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो यह स्थिति थी और जब योजना आयोग ने अपनी 11वीं या 12वीं पंचवर्षीय योजना दी, तो उस समय तक यहाँ तक पहुँचाने में सफलता अर्जित की। बिल्कुल आंकड़े दीजिए वहाँ पर। ठीक कमेश? आगे बढ़ जाएँ हम लोग। सभी की अनुमति हो तो आगे बढ़ जाएँ हम। चलिए, ठीक है। आज थोड़े कम लोग जुड़े हैं, सबको लगा होगा कि अब तो बहुत कुछ बचा नहीं है। चलिए खैर ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। याद रखिए जब भी पूछा जाएगा तो इसके कार्य और उत्तरदायित्वों से ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके गठन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। जब हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं तो यह भी स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में विद्यमान है, अर्थात मूल संविधान में सूचना आयोग जैसी कोई भी व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। विद्यमान नहीं थी। 2005 में हमारे यहाँ हमारे देश में सूचना के अधिकार अधिनियम की स्थापना की गई, जहां सूचना के अधिकार को व्यक्ति के मूलभूत अधिकार की श्रेणी में स्थापित किया गया और यह माना गया कि सूचना के अधिकार को संतुलित रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए संस्थागत पहल की आवश्यकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत आपके यहाँ केंद्रीय सूचना आयोग जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका प्रावधान किया गया, जो उच्च प्राधिकार युक्त सूचना के अधिकार को क्रियान्वित करने वाली शीर्षस्थ संस्था के रूप में प्रतिस्थापित की गई। अर्थात आपको पता है कि राज्य और केंद्र 2 स्तरों पर इसकी स्थापना की गई है। हालांकि प्रत्येक विभाग के अंतर्गत सूचना अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई, लेकिन राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग 2 तरीके की व्यवस्था की गई। राज्य के स्तर पर इन दायित्वों को राज्य निर्वहित करता है और केंद्र के कार्यों के स्तर के साथ-साथ राज्य के द्वारा भी अगर सूचना के अधिकार को क्रियान्वित करने में सफलता नहीं प्राप्त की जाती है, तो उसकी सुनवाई के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई।
भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है, जहां नियुक्ति जो सुनिश्चित की जाती है, वह नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जहां केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 10 आयुक्त अधिकतम हो सकते हैं, नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिनका जो गठन है वह एक मतलब इनकी नियुक्ति का जो संस्तुति है वो एक समिति के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया गया एक कोई कैबिनेट मंत्री, ये 3 सदस्य उसमें शामिल होते हैं और इनके दिए गए नाम के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इन आयुक्तों का स्थापना की जाती है। अगर हम योग्यता की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में यह माना गया है, या सूचना आयुक्तों के संदर्भ में जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उसमें बड़े व्यापक क्षेत्र हैं जिनसे इनकी नियुक्ति की जा सकती है, जिसमें विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन, ऐसे विविध क्षेत्रों का अगर अनुभव उनको हो या डिग्री हो जिस क्षेत्र में कार्य किया हो, लेकिन याद रखिए वह उन क्षेत्रों में विख्यात मतलब ख्याति प्राप्त हो, ऐसी मान्यता स्थापित की गई है। तो मतलब इन क्षेत्रों में अगर वह व्यक्ति विख्यात होगा, इसके अलावा वो किस संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, प्लस किसी लाभ के पद पर विद्यमान ना हो, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य ना हो, तो उसकी नियुक्ति सूचना आयुक्त के रूप में की जा सकती है। तो रिकमेंडेशन प्राधिकार युक्त समिति के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ न कुछ योग्यताएं अवश्य स्वीकार की गई हैं या उसकी नियुक्ति के संदर्भ में निर्बंधन की स्थापना की गई है, जिसका पालन अनिवार्य स्वीकार किया गया है। वहीं इसके कार्यकाल के पूर्व हटाए जाने का भी उपबंध है, जहां हटाए जाने के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है, जहां हटाए जाने के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच में किसी कदाचार का दोषी पाया गया हो, या वे अपने कार्य करने में असमर्थ हों और वह अपने दायित्वों को फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं अर्थात पद न रद्द कर रहे हों, तो उन अवस्थाओं में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान इनको स्थापित किया गया है। हमने कहा कि इनका जो प्रमुख दायित्व है वह केंद्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार को लागू कराने के संदर्भ में प्रस्तुत की गई जो शिकायतें हैं उनका निराकरण करना है। राज्य सूचना आयोग के लिए गए जो भी निर्णय हैं उनके विरुद्ध 90 दिन के अंदर यहाँ अपील करके संरक्षण पाया जा सकता है, या अगर संरक्षित नहीं किया जा रहा है तो भी वहां पर जो है आप अपील करके संरक्षण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार को केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थित रूप में प्रतिस्थापित करने का दायित्व इस केंद्रीय सूचना आयोग का स्वीकार किया जाता है। ठीक, लीजिएगा अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा। यहाँ बबलू बताएं, क्लास ले रहा। हाँ हूँ मैं, बताएं बताएं जल्दी बताइए। ऊपर चले जाइए ना पिताजी के पास। लिखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक आयोग के रूप में स्वीकार किया गया है।
जिसका गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से धारा 12 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, जिसके गठन के अंतर्गत एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों का प्रावधान किया गया है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा हमने आपको बताया कि इस समिति के अंतर्गत 2 अन्य लोग होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। एक तो लोकसभा में विपक्ष का नेता और दूसरा हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया गया कोई कैबिनेट मंत्री होता है। नामित समिति के द्वारा किया जाता है। इन आयुक्तों के लिए विधि मतलब लॉ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन आदि क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वे किसी राजनीतिक दल, संसद या राज्य विधानमंडल
से संबद्ध नहीं होने चाहिए, तथा ये किसी लाभ के पद पर भी विद्यमान किसी लाभ के पद पर भी विद्यमान नहीं होने चाहिए। अगले पैराग्राफ में लिखेगा, इन आयुक्तों को 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, जो भी पहले पूर्ण हो जाए के लिए नियुक्त किया जाता है, तथा कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व 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 उन्हें उच्चतम न्यायालय की जांच में कदाचार या असमर्थता के आधार पर कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली स्वीकार किया गया है। यद्यपि भारत सरकार के अनुमोदन से वह देश के अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकता है। अब आ जाइएगा, ये तो हो गया इसका गठन। अब आ जाइएगा इसके कार्य पर आ जाइए। लिखिएगा यहाँ पर, केंद्रीय सूचना आयोग सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित शीर्षस्थ व सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था स्वीकार की जाती है।
सर्वोच्च प्राधिकृत संस्था स्वीकार की जाती है जिसके द्वारा सूचना के अधिकार को स्थापित करने के संदर्भ में सर्वोच्च अधिकार प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत तय समय सीमा के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं किए जाने पर अपील की जा सकती है। वहीं इसे 90 दिन के अंदर 90 दिन के पश्चात द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार दिया गया है। जहां इसका लिया गया निर्णय अंतिम स्वीकार किया जाता है या अंतिम स्वीकार किया जाएगा। वहीं यह आयोग शिकायतकर्ता को लोक प्राधिकारी से होने वाली क्षति की भरपाई कराता है। जहां इस आयोग को 250 रुपए 250 रुपए प्रतिदिन 250 रुपए प्रतिदिन से अधिकतम 25,000 रुपए तक दंड आरोपित करने का अधिकार दिया गया है। वहीं अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। यह आयोग न सिर्फ सूचना के अधिकार को स्थापित कराता है बल्कि उसके क्रियान्वयन से संबंधित उसका वार्षिक प्रतिवेदन
वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष भी केंद्र सरकार के समक्ष भी प्रदान करता है। अतः वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में सूचना के अधिकार को स्थापित करने में इस आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये था आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय केंद्रीय सूचना आयोग। अब यहाँ राज्य सूचना आयोग में कुछ नहीं बदलना है, केवल जहां जहां राष्ट्रपति और केंद्र सरकार कर रहे हैं वहां वहां राज्य सरकार और राज्यपाल कर दीजिएगा। बस कार्यकाल से लेके, संख्या से लेके, उत्तरदायित्व से लेके सब समान है। बस उसका जुरिडिक्शन कितना हो जाता है, राज्य के स्तर पर हो जाता है, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा। कार्यकाल भी 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक का ही है। सदस्यों की संख्या 1 अध्यक्ष 10 सदस्य अधिकतम होंगे, वो सारा प्रावधान एज इट इज बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। अब आपके यहाँ एक है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। ठीक है। हालांकि आपको सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये सब आपको एक्ट के अंतर्गत पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं ताकि आपकी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएं। वहां आपको ज्यादा विस्तार से पढ़ना है, जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर हम सभी को पता है कि जैसे देश में विकास की प्रवृत्तियां का विस्तार हुआ, वैसे वैसे ही हमारे देश में उपभोक्तावाद का भी प्रसार हुआ। यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर वस्तुओं की उपलब्धता जनसंख्या के अनुरूप नहीं थी, हमारे देश में पेइंग कैपेसिटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, और यही कारण था कि आपके यहाँ गुणवत्ता या उपभोक्ता संरक्षण जैसे पक्ष पर बल नहीं दिया जाता था। बल किस चीज पर था? बल पूरी तरह से यह था कि लोगों तक उपलब्ध हो जाए। मतलब आप लोगों के समय में जीवन बहुत आसान है। मैं अपने बचपन को अगर आपको बताऊं तो एक फोन लगवाना अपने आप में बहुत कठिन काम होता था, और फोन स्टेटस सिंबल, लैंडलाइन फोन की बात कर रहे हैं जो अब लोग घर में लगवाते नहीं है, घर में लैंडलाइन फोन होना एक बड़ी बात होती थी, वो उस परिवार के स्टेटस को बताता था। स्कूटर, गैस कनेक्शन, फ्रिज, टीवी, ये सब मानक होते थे उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन के। इवन आप लोग भी जब आए होंगे तो कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अंतर को आपने भी महसूस किया होगा। और हमारे समय में कुछ लोकल टीवियां थी जो कि दिल्ली में बना करती थी, बाकी अपट्रॉन जैसी कुछ कंपनियां थी। मतलब टीवी सिनेमा हॉल की तरह शटर से खुलता और बंद होता था, बड़ी चीज थी ये सब। और तब गुणवत्ता का कोई फैक्टर उस समय विद्यमान नहीं था। अर्थात जब देखा गया कि जैसे जैसे लोगों की आर्थिक स्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे उपभोक्तावाद हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है, आज देख लीजिए आप, जो बेकरी के बिस्किट्स होते हैं वो आज लोगों के यहाँ स्टेटस सिंबल है कि ये फला बेकरी का है, और जितने बड़े होटल हैं सबने अपनी अपनी बेकरी खोल ली है। हमारे बचपन में या तो पार्ले जी था, ये कोई गुड्डे उड्डे नहीं था, पार्ले जी था, या
सामान्यतया बेकरी में चला जाता था, बल्कि मुझे ये भी याद है कि आटा, बेसन, सूजी इसके साथ-साथ चीनी दे दी जाती थी, तो बेकरी वाला बना के दे देता था बनाने की कॉस्ट लेकर के। ऐसी भी स्थितियाँ थी। आपको लग रहा होगा कि ये कौन से ज़माने में सर रहे हैं। तो 45 वर्ष की आयु है मेरी, तो उस आधार पर मैं 45 वर्ष तो नहीं, लेकिन हाँ 40 वर्ष पीछे जो मेरी मेमोरी में चीज़ें हैं, तब की चीज़ें तो मैं बता ही सकता हूँ आपको। तो वहाँ और आज देख लीजिए, आज अगर आप बिस्किट के 1000 विकल्प आपके पास हैं, तो उपभोक्तावाद का प्रसार हुआ, तो उपभोक्तावाद के प्रचार के कारण उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए आपके यहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्थापना की गई और उसी के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही क्या किया गया, उपभोक्ता संरक्षण जो अभिकरण हैं, उनकी स्थापना की गई और उनको 3 स्तरों पर स्थापित किया गया। एक जिला स्तर पर अभिकरण की स्थापना की गई, दूसरा आपके यहाँ राज्य स्तर पर अभिकरण की स्थापना की गई और तीसरा जो है उसकी स्थापना की गई आपके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, चूंकि न्यायिक उत्तरदायित्वों से संबंधित था, तो वहां पर न्यायिक लोगों की भी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के मूल्य के मामले जिला फोरम में सुने जाते थे। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो मामले होते थे वह आपके सुने जाते थे कहाँ, राज्य स्तर पर, और 1 करोड़ से ऊपर के मूल्य के जो मामले होते थे वह सुने जाते थे कहाँ पर, आपके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर। अभी जो पिछला संशोधन आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, उसमें इसी प्रावधान को थोड़ा बदल दिया गया है। जो मुझे रिकॉल हो रहा है, उसमें जिला स्तर पर जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो 1 करोड़ तक है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है वो राज्य स्तर पर स्थापित की गई है और 10 करोड़ से ऊपर के विवाद के जो मामले हैं उनको स्थापित किए जाने की बात कही है आपके केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अंतर्गत। तो इस तरीके का एक त्रिस्तरीय चरण की स्थापना की गई है। हम इसको विस्तार से कहाँ पढ़ेंगे, जब एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग पर हम छोटी सी टिप्पणी आप लोगों को लिखा देते हैं। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से, लिख लीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्थापना की गई थी। जिसमें उपभोक्ता उत्पाद और उनके संदर्भ में संरक्षण संबंधी, उपभोक्ता उत्पाद उनके संदर्भ में संरक्षण संबंधी विविध प्रावधानों की स्थापना की गई। जहां उपभोक्ता विवाद निराकरण के उद्देश्य से, उपभोक्ता विवाद निराकरण के उद्देश्य से एक त्रिस्तरीय, एक त्रिस्तरीय, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरीय, राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरीय अभिकरणों की स्थापना की गई है। अभिकरणों की स्थापना की गई है। अब इसी में आ जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग भी आप कह सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आप इसे कहते हैं। लिख लीजिएगा। यह उपभोक्ता हित संरक्षण के लिए, उपभोक्ता हित संरक्षण के लिए स्थापित किया गया, स्थापित की गई शीर्षस्थ संस्था है, शीर्षस्थ संस्था है जिसकी संरचना में एक अध्यक्ष व न्यूनतम 4 सदस्य, न्यूनतम 4 सदस्य का प्रावधान किया गया है, जहां जहां अध्यक्ष के स्तर पर उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। वहीं सदस्यों के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं लेखा, उद्योग या प्रशासन की समस्या संबंधी अनुभव की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। न्यूनतम हमने बताया 4 होंगे। अधिकतम वादों की संख्या के आधार पर अध्यक्ष निर्धारित कर लेता है वहां पर। ठीक, आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। वहीं सदस्यों में 50% से अधिक सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने और न्यायिक पृष्ठभूमि से होने और न्यायिक पृष्ठभूमि से होने और
इन सदस्यों में न्यूनतम एक महिला सदस्य के होने, महिला सदस्य के होने की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। आगे लिखिएगा, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जहां अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जाती है। वहीं सदस्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधि विभाग तथा उपभोक्ता मामलों के सचिव के परामर्श से नियुक्ति संपन्न की जाती है। अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा 1 करोड़ से अधिक, अभी रुक जाएगा, 1 करोड़ से अधिक, ब्रैकेट में लिख लिया, वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक, क्योंकि पुराने और नए दोनों प्रावधान आने चाहिए। 1 करोड़ से अधिक, ब्रैकेट में 10 करोड़ रुपए से, वर्तमान में 10 करोड़ रुपए से अधिक के विवाद दावों की सुनवाई संपन्न की जाती है। वहीं इसके अतिरिक्त यह आयोग राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है, या राज्य आयोग के अधिकार के प्रयोग की असफल होने की अवस्था में, राज्य आयोग के अपने अधिकारों के प्रयोग के असफल होने पर या किसी अनियमितता की स्थिति में
अनियमितता की स्थिति में किसी विषय को अपने यहां बुलाकर सुनवाई संपन्न करता है। सुनवाई संपन्न करता है। इस प्रकार उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से एक प्रभावशाली आयोग की भूमिका इस संविधिक आयोग के द्वारा निभाई जाती है। इस संविधिक आयोग के द्वारा निभाई जा रही है। तो ये था आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। राज्य वाले में केवल दावे बस बदल जाएंगे। सदस्यों की संख्या 1+2 होगी, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। फिर वही है कि न्यायिक क्षेत्र से भी इसमें सदस्य शामिल होंगे, मतलब स्पेशली जो अध्यक्ष होगा वो तो न्यायिक क्षेत्र से ही होगा। वो सारे प्रावधान एज इट इज है। तो ये था आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। और यहाँ आपके लगभग मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हुए हैं। हमने आपके हॉलमार्क्स अलग से होता है, यहाँ नहीं। इसकी अलग अलग संस्थाएं हैं राहुल, जो आपको प्रदान करती हैं। वो गुणवत्ता प्रदान करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण आयोग 1986 में स्थापित हुआ था। अब हमने आपको छोड़ा क्या है इसमें, कुछ थिंकर्स हैं जो यहाँ पर नए हैं, नए सिलेबस के आधार पर, और वो थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है वो छूटा हुआ है। हार्डली वो 3 से 4 क्लासेस की चीजें हैं। थोड़ा सा रुक रहे हैं कि उसको अभी हमें अगली परीक्षा के लिए पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना, स्पष्ट हो जाएगा तो उसको आपके 3-4 क्लासेस में उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक, कोई और डाउट हो पूछ लीजिए, आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। अभी जो पढ़ा है उससे संबंधित कोई डाउट हो पूछ लें। पूछ लें जहां भी आपको संशय हो इसमें। इससे संशय नहीं है तो हमने कहा था कि हम डाउट क्लासेस पर भी चर्चा करेंगे। आपको पूरे सिलेबस में जहां भी जिस भी पोर्शन में संशय होगा उन सभी पर हम विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप अपने अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। सबसे पहले जो एक प्रश्न मैंने कल का छोड़ा था, जो नीति निदेशक तत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित था, याद होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत बात की गई थी। तो सबसे पहले हम उस पर आपको 2 मिनट बोल देते हैं, क्योंकि कल हमने कहा था कि सबसे पहले हम चर्चा कल करेंगे वहां पर। सिविल अधिकार या समान सिविल संहिता की जब भी बात की जाती है तो नागरिकों के सार्वजनिक आचरण से इसका संबंध है कि देश में जो नागरिक हैं उनका सार्वजनिक आचरण जो है वह समान होना चाहिए। अर्थात वहां सार्वजनिक आचरण से संबंधित जो नियम होने चाहिए वो सभी के लिए समान हो। अब प्रश्न बनता है सार्वजनिक आचरण क्या है? तो माना जाता है विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, दत्तक पुत्र या दत्तक ग्रहण से संबंधित चीजें हो गई, भरण पोषण से संबंधित विषय हो गए। ये सार्वजनिक व्यवहार के स्तर पर आते हैं। और
इन्हें सभी के लिए समान होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इसे धर्म के आधार पर स्वीकार किया गया। धार्मिक मान्यताओं में इन सार्वजनिक जो व्यवहार हैं उनका विभेद विद्यमान है, और यही कारण है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना नहीं हो पाई। हिंदू लॉ के संदर्भ में अलग प्रावधान किए गए, मुस्लिम लॉ के संदर्भ में अलग प्रावधान किए गए। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिंदू लॉ के अभी इत्मीनान रखिए, एक एक करके पूछिएगा। हिंदू लॉ के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हिंदू लॉ के संदर्भ में एक विवाह की बात की गई है, विवाह विच्छेद वैधानिक स्थापित किया गया है, भरण पोषण का प्रावधान किया गया है। वही मुस्लिम विवाह की बात करते हैं, एक से अधिक विवाह की अनुमति दी गई है। भरण पोषण की बात वहां पर सुनिश्चित नहीं की गई है। एक तरफ हिंदू विवाह में दहेज का उल्लंघन किया गया है, यहाँ मेहर भी एक तरीके का वधु मूल्य का ही प्रावधान है। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं जो विवाद का सृजन करती है। सरला मुदगल बनाम भारत सरकार वाद रहा है 1995 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना होनी चाहिए, और इसी वाद के अंतर्गत उसने केंद्र सरकार से कहा कि इस दिशा में न्यायालय को नहीं बल्कि संसद को व्यवहार प्रेषित करना चाहिए। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और बिल्ली के गले में घंटी अगर कोई बांधेगा नहीं तो वहां अपने आप चुनौती आ जाती है कि स्वाभाविक है कि उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना नहीं हो पाई। और आप जब अध्ययन करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे देश में केवल गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था है, और कहीं भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो यहां हम इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस स्तर पर कुछ चुनौतियां हैं जिनको हम स्वीकार करते हैं कि उन चुनौतियों के निराकरण में अभी भी काफी विलंब हो रहा है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता तो हम कहते हैं कि जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था उसको इतना विवाद की स्थितियां ही नहीं आती। जिस तरीके से हिंदू महिलाओं को भरण पोषण या तलाक के संदर्भ में वैधानिक परिस्थितियों में अधिकार प्रदान किया गया है, उसी तरीके से वहां भी प्रदान किया जाता। तो इस संदर्भ में यहाँ पर बात जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में इस रूप में स्थापित की जाती है। यही है आपकी समान सिविल संहिता। फिर हम आपको बता रहे हैं कि जो सार्वजनिक व्यवहार हैं वह समान होने चाहिए। ठीक, और सार्वजनिक व्यवहार कौन कौन से हैं वो हमने आपको बता दिया। विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, ये सारे जो है आपके उत्तराधिकार के संदर्भ में प्रावधान हो गए। ये सारे के सारे व्यवस्थाएं जो है आपकी इन्हीं पक्षों से संबंधित स्वीकार की गई हैं। ठीक, इससे संबंधित और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित, अभी आ जाएंगे आर्टिकल 143 पर भी। कोई प्रश्न हो इससे संबंधित पूछ लीजिए आप लोग, किसी भी प्रकार का प्रश्न। चलिए, खैर कोई प्रश्न नहीं है, बहुत बढ़िया है। हम आपसे यहाँ पर आर्टिकल 143 की बात कर रहे हैं। जब अनुच्छेद 143 की बात की जाती है तो यह परामर्शदात्री अधिकारिता की बात करता है। परामर्शदात्री अधिकारिता का मतलब कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि या संविधान से संबंधित किसी महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में जहां विधि या संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो तो वहां वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। वहां जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श होगी वह एकाकी नहीं होगी, बल्कि परामर्श देने के लिए, ठीक है, एक मिनट अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, रुक जाइए। ठीक है,
आर्टिकल 143 तो आपका परामर्शदात्री अधिकारिता की स्थापना करता है। लोक अदालत कहाँ इसमें आ गया? रुकिए देखने दीजिए मुझे जरा। परामर्शदात्री अधिकारिता कहाँ से लोक अदालत आप बता रहे हैं? तो आप लोक अदालत लिखते, आर्टिकल 143 परामर्शदात्री अधिकारिता है, ठीक है। तो वहां परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत आपको यही बताना है कि विधि या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय पर राष्ट्रपति परामर्श दे सकता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश मतलब दो अन्य न्यायाधीशों से मिल करके उस विषय पर चर्चा करता है। तत्पश्चात वह अपना परामर्श उसे प्रेषित करता है। अब यहाँ याद रखिएगा, हाँ वही बता रहे हैं कि यही आपको विस्तारित करना है। यह परामर्शदात्री जो अधिकारिता की बात की जा रही है, तो उस संदर्भ में न ही सर्वोच्च न्यायालय उस परामर्श को देने के लिए बाध्य होता है और न ही राष्ट्रपति उस परामर्श को ग्राह्य करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। और इसे 300 वर्ड में आप स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। लोक अदालत की जब हम बात करते हैं तो याद कीजिए हमने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के संकल्प के माध्यम से हमारे यहाँ लोक अदालतों की व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है। 143 300 शब्द में आप बहुत कुछ लिख नहीं पाएंगे वहां पर, याद रखिएगा। बस किस्से कहानी उसमें आएंगी, वहां पर बहुत होगा तो कुछ विषयों का उल्लेख कर सकते हैं जिनको उसमें स्थापित किया गया था, ठीक है। तो वहां परामर्शदात्री अधिकारिता है और कुछ ऐसे विषय बता दीजिए जिन पर वहां पर लिया गया है। वहां पर लोक अदालत पर आज एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। लोक अदालत हमारे यहाँ एक एक करके पूछेंगे। अब वो सारे क्वेश्चन ऊपर चले गए, अभी सब आएंगे, अभी उस पर रुक जाइए, ठीक है। तो लोक अदालतों के संदर्भ में माना गया है कि समझौतावादी प्रवृत्ति के वादों को स्वीकृति से जब लोक अदालतों में स्थापित किया जाता है तो उसका निराकरण लोक अदालतों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है और वह लोक अदालतें जो समझौतावादी प्रवृत्ति के वाद हैं उनका निराकरण कर रही हैं, जिनके माध्यम से न केवल विवादों का जो निराकरण है वो तीव्रता से हो रहा है, बल्कि न्यायालय पर पड़ने वाला जो अतिरिक्त बोझ है वह भी कम हो रहा है। और लोक अदालत पर आपने विस्तार से वहां पर पीछे ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है, तो उसको एक बार और आप देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद लोक अदालत के बाद नए कैग की नियुक्ति पर चर्चा, उपराज्यपाल से कैग। अब वहां पर याद रखिएगा, वर्त कैग की नियुक्ति आप जानते हैं कि रिकमेंडेशन के आधार पर होती है सरकार के, और सरकार का रिकमेंडेशन किसी के लिए भी हो सकता है। राज्यपाल के संदर्भ में राजनीतिक पक्ष से विमुख होकर के व्यवहार करने की बात की गई, तो ऑलरेडी मुर्मू महोदय को उस रूप में माना गया था कि वह राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं है, वो निष्पक्ष भाव से वहां पर उपराज्यपाल बनाए गए थे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में। और आज उन्हें अतिरिक्त दायित्व स्थापित करने के लिए, चूंकि वह उस शर्तों को पूरा कर रहे थे, तो वहां उनको सीएजी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो वहां कोई चुनौतीपूर्ण स्थितियां नहीं है। आपके देश का इतिहास है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक। सर अगर इंडिपेंडेंस के बाद ही लागू कर देते यूनिफॉर्म सिविल कोड तो, अरे अभिषेक बहुत चुनौतियां हो जाती। हमने आपको बताया उस समय क्यों नहीं लागू हुआ। देश विभाजन के बाद जो है स्थापित हुआ था और हमने अपने आदर्श में पंथ निरपेक्षता की बात की थी। पंथ निरपेक्षता का आशय आपको बहुत स्पष्ट है कि जिसकी जिस भी धर्म में आस्था है वह निर्बाध रूप में पालन कर सकता है और राज्य उसके निर्बाध पालन को सुनिश्चित कराता है। तो एक धर्म यह कह रहा है कि तलाक 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 कहने पर तलाक हो जाएगा और आप कहेंगे कि नहीं अब नहीं होगा, तो आप उसकी दृष्टि में तो आप धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो धर्म ऊपर है कि मानवता ऊपर है? क्योंकि हम तो यह मानते हैं कि मानवता धर्म में निहित है,
लेकिन ऐसे कई व्यवहार होते हैं धर्म में जो मानवता से दूर होते हैं। इसीलिए उस दौरान इस विवाद के कारण जो है आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं स्थापित हो पाया। ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब यह होता है कि जो भी न्यायालय के निर्णय हैं उनको किसी अपने अधीनस्थ न्यायालय में एज ए साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है। और साक्ष्य प्रस्तुत करने का मतलब यह हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय के लिए वह जो निर्णय है वह कानून समान है, उसकी सत्यता या लीगलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह अधीनस्थ न्यायालय स्थापित नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की अधिकारिता स्थापित करते हैं, आर्टिकल 129। और पूछ लीजिए, चलिए अब और आगे बढ़िए, और पूछिए। जनहितवाद क्या है? जनहितवाद, आपको पता है, आपने इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रखी है कि जनहितवाद मतलब पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसा वाद जो कि एक बड़े जनहित के उद्देश्य से जो पीड़ित नहीं है उस व्यक्ति या संस्था के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। याद कीजिए लोकस स्टेंडाई का सिद्धांत कि जो पीड़ित है वह न्याय की गुहार करेगा। तो यहाँ उसकी उदारवादी व्याख्या कि मतलब एक बड़े वर्ग के हितों के लिए समाज में उस वर्ग के विपरीत कोई जागरूक व्यक्ति या संस्था जब उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कहाँ पहुंचती है, न्यायालय में पहुंचती है और उनके हितों की मांग करती है, जैसे मेधा पाटेकर जैसे लोग नर्मदा बचाओ के लिए प्रयास कर रहे थे, ये सब जनहित याचिका के अंतर्गत आएगा, वही जनहितवाद आ जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की उपयोगिता, याद रखिएगा ये संस्थाएं सूचना के अधिकार को क्रियान्वित कर रही हैं। और अगर यह संस्था नहीं होगी, जब वही हम कहते हैं कि अनुच्छेद 32 नहीं होगा तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं, तो ऐसे संरक्षणकारी संस्थाएं नहीं होंगी तो सूचना के आयोग का कोई, सूचना के अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वह जिन उद्देश्य से स्थापित की गई है सूचना का अधिकार, उसकी प्रतिस्थापना और संरक्षण का दायित्व निभा करके उसकी मौलिकता की प्रतिस्थापना केंद्रीय सूचना आयोग कर रहा है। और पूछ लीजिए। पूछते जाएं आप लोग जहां जहां डाउट हो। दीपेन, क्या शहने शहने भारत द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल ठीक है। आप बताएंगे कि आप यहाँ बताइएगा कि निश्चित रूप में विगत 2014 और 2019 के निर्वाचन में जनता ने अपना जो पक्ष था वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पक्ष में प्रतिस्थापित किया है। लेकिन एक 90 के दशक के बाद गठबंधन की राजनीति केंद्रीय मुद्दों पर ज्यादा प्रबल रही है और आज भी जो सरकारें विद्यमान हैं उन्हें गठबंधन के स्तर पर ही प्रतिस्थापित किया गया है। यद्यपि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस स्तर पर मैच्योर होते लोकतंत्र में यह पक्ष स्वीकार किया जाता है जहां लोगों का पक्ष विकासवादी राजनीतिक दलों की तरफ अग्रसरित हो रहा है, जिसमें क्षेत्रीय दलों को राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय दलों को संघ के स्तर पर प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो अभी यह स्पष्ट रूप में कहना कि पूरी तरह से उसकी प्रतिस्थापना हो है वह स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। क्या भारत में केंद्रीय स्तर पर संविदा सरकार के दिन समाप्त हो चुके हैं? अब वही जो पहले वाली जो आपने बात की वही अभी कह सकते हैं। पिछले दो रिजीम की गवर्नमेंट को आधार बना करके आप कहिए कि निश्चित रूप में पिछले दो चुनावों में इन पक्षों का अभाव देखने को मिला है। लेकिन लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो जनता के हाथों में निहित होती है और समय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार होता है। निश्चित रूप में विकसित होते लोकतंत्र में यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो भारत की विकासशील राजनीतिक व्यवस्था का परिचायक है। राज्य लोकायुक्त प्रभाविता, बिल्कुल इस बात को डिनाई कीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य लोकायुक्त का पद अप्रभावी है।
मध्य प्रदेश में बड़े सारे एग्जाम्पल दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप बता दीजिए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मुख्यमंत्री तक को इसके दायरे के अंतर्गत स्थापित किया गया है, और वहां आपको कभी भी ऐसी संस्थाओं के लिए नकारात्मक पक्षों की स्थापना नहीं करनी। कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यहाँ पर। भारतीय समाज में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप परिवर्तन आए हैं। बिल्कुल परिवर्तन आए हैं या नहीं, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आप बिल्कुल वहां पर बताइएगा कि अभी कोई परिवर्तन की स्थापना नहीं है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रतिरूप है वो अभी भी संविधान के आधार पर स्थापित किया गया है। वेरुवादीवाद में उसे आत्मा की संज्ञा इसीलिए, आत्मा नहीं, कुंजी की संज्ञा इसीलिए दी गई है कि हमारी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था जो है भारतीय अनुरूप प्रस्तावना के मौलिक आदर्शों के रूप में प्रतिस्थापित की गई है। प्रतिस्थापना किस तरीके से हुई, प्रस्तावना से वहां से उठा लीजिएगा। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व या चलन पर वर्णन कीजिए। विभाजन प्रणाली मतलब जो आपके यहाँ अखिल भारतीय और आपके यहाँ केंद्रीय और राज्य स्तरीय सेवाएं हैं, उनका बता दीजिएगा कि विभागीय स्तर पर अलग अलग दायित्व और उत्तरदायित्व स्वीकार किए गए। आर्टिकल 1 का हवाला दीजिए कि हमारे यहाँ भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है, जहां राज्य और संघ को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूची 7 का उल्लेख कीजिए जहां विषयों का विभाजन किया गया है, और उस विषयों के विभाजन के लिए जो व्यवस्था स्थापित की गई है उनके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा संघीय स्वरूप को चरितार्थ कर रही है, केंद्रीय सेवा राज्य संघ सूची के विषयों को चरितार्थ कर रही है, और राज्य सेवा कहीं ना कहीं प्रभावी रूप में राज्य सूची और संवर्ती सूची के व्यवहार को प्रतिस्थापित कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि विभाजन प्रणाली जो है वह सकारात्मक रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है दीपेंद्र, आपके वहां जो डाउट हो उनमें दोबारा से क्रॉस कर लीजिएगा क्वेश्चन, मैं और लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग में भ्रष्टाचार के लिए शिकायत कि भ्रष्टाचार के लिए आयोग ही नहीं है, सूचना के अधिकार के उल्लंघन किए जाने पर आप केवल जा सकते हैं। संविद संविद सरकार, संविद सरकार जैसा कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है। संविद सरकार क्या, संविदा हो सकती है, एडहॉक गवर्नमेंट हो सकती है जिसका स्थायी स्वरूप ना हो। मीडिया के बदलते स्वरूप को समझाइए। मीडिया के बदलते स्वरूप में वही सारे पक्ष लेके आएंगे जो मीडिया की चुनौतियों में आपने प्रतिस्थापित किया था कि मीडिया सामाजिक सरोकार तो रख रहा है, लेकिन मीडिया की देखिए एक पैराग्राफ उसकी महत्ता पर बता दीजिए और बदलता स्वरूप उसकी चुनौतियों के साथ जोड़ दीजिए, पूरा प्रश्न हो जाएगा वहां पर। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत से आशय क्या, सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि अगर कोई आपके घर के बाहर कचरा अगर आपके घर के बाहर कचरा फेंक रहा है तो आपको आपत्ति है, लेकिन वो किसी दूसरे घर के बाहर फेंक रहा है तब आपको आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो वहां सामूहिक उत्तरदायित्व यह है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जब तक हम पीड़ित हो तब ना आए, जब बल्कि कोई भी उससे पीड़ित हो तो हम समान रूप में उसका समर्थन और विरोध करने के लिए अग्रसरित हों। यह है सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे देश में भ्रष्टाचार को दूर करना केवल सरकार की उत्तरदायित्व नहीं, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम भ्रष्टाचार के व्यवहार को कहीं भी संरक्षण ना होने दें। तो वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर, समाज की भी, शासन की भी, प्रशासन की भी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अमेरिकन सिस्टम आप उठा लेंगे तो पूरी व्यवस्था आ जाएगी। 4 साल के लिए स्थापित होता है। सरकार के प्रति उस तरीके, सरकार संसद के प्रति उस तरीके से उत्तरदायी नहीं होती है। वहां पर बहुमत का पक्ष जो है वह संसद पर निर्भर नहीं करता है, मतलब अल्पमत में आकर के वो हट नहीं सकते हैं। वहां पर सरकार के संचालन के स्तर पर मंत्री परिषद बनाने के लिए उनकी स्वायत्तता होती है। ये सारे पक्ष जब आ जाएंगे तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायी सरकार के पक्ष की स्थापना। तो अमेरिकन जो सिस्टम है जिसमें आपने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था शुरुआत में, उसी के पक्षों की स्थापना कर देंगे तो आप बता सकते हैं कि काफी स्तर तक वहां पर स्थायित्व स्थापित होता है। याद कीजिए आप, आपके यहाँ
अमेरिका के वो, इसके पहले वो राष्ट्रपति थे ना, बिल गेट्स, नहीं, अरे क्या नाम था, अरे जो यौन अपराधों में थे, नहीं नहीं, यौन अपराध उनके पहले वाले, अरे उनके उनके पहले वाले, हम्म, देखिए ना, अरे उनकी क्लिंटन, आप देखिए अपने देश में अगर ऐसा हो तो सरकार कब की, बिल क्लिंटन, हाँ, तो आप देखिए कब की चली जाती, और उन्होंने न्यायालय के समक्ष हाथ जोड़ा और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किए। तो वहां पर यह आता है कि जो अपने यहाँ जब हम कहते हैं कि सरकार लोकसभा में बहुमत पर आधारित होती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वह स्वरूप स्थापित नहीं होता है वहां पर। एनजीओ गैर सरकारी संगठन होता है, यद्यपि उसका पंजीकरण सरकार के अंतर्गत होता है, वह स्वयं के फंड से या सरकार द्वारा पोषित फंड से वह सामाजिक कल्याण और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। इस पर पूरा आपने क्वेश्चन लिख रखा है वहां पर, और पूछ लीजिए। और कोई प्रश्न? सोशल इंजीनियरिंग सोशल सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियरिंग का मतलब, इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बताइए? देखिए दोनों ही एक ही तरीके की के व्यवहार करते हैं, लेकिन ट्रस्ट का स्वरूप जो होता है वो एनजीओ से अलग होता है। ट्रस्ट अलग तरीके से पंजीकृत होता है और एनजीओ अलग तरीके से पंजीकृत होता है। दोनों ही कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण और उत्थान के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, दोनों के बायलॉज बनते हैं कार्य के लिए, दोनों का पंजीकरण होता है। छूटों के स्तर पर ट्रस्ट में ज्यादा छूटें होती हैं एनजीओ की तुलना में, इसीलिए चैरिटेबल ट्रस्ट ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। जब सामाजिक स्तर पर, जब सामाजिक स्तर पर जो विवाद होते हैं उनको सामाजिक गठबंधन के आधार पर ही ऊपर नीचे करके सुधार दिया जाता है, तो उसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सामाजिक समीकरणों के आधार पर जब कोई व्यवहार प्रेषित किया जाता है तो उसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। लोक लेखा समिति पर हमने विस्तार से आपको बता रखा है, आपको पता है प्राक्कलनों की जांच करती है और मितव्ययिता संबंधी परामर्श प्रदान करती है। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, पूरा आंसर लिखाया है इस पर दीपेन मैंने आपको। ठीक है, तो उसको आप उस तरीके से आप उसे कर लीजिएगा, भारतीय संविधान में इसे कहाँ तक अपनाएगा। याद रखिएगा, क्या है शक्ति का पृथक्करण, यह स्पष्ट है। भारत में शक्ति के पृथक्करण को उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जैसा अमेरिका में स्वीकार किया गया। भारत में संतुलन का शक्ति का पृथक्करण है, जहां पर राज्य के अंगों की निरंकुशता को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक दूसरे पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस भी स्थापित किया गया है, लेकिन अपने उस व्यवहारिक उत्तरदायित्वों में जहां वह कर्तव्य का पालन कर रहा है उसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं किया गया है। जैसे कार्यपालिका कार्य कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कार्यपालिका किसी कार्य का उल्लंघन करती है तो वहां विधायिका भी घुस सकती है और वहां न्यायपालिका भी घुस सकती है। ठीक है, जब विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो विधि या संविधान के अनुरूप ना हो, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय को, आपको पता है, संविधान की रक्षा का दायित्व दिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से वह उसे भी विधि शून्य घोषित कर सकता है। न्यायिक निरंकुशता को रोकने के लिए न्यायालयों पर महाभियोग कहाँ चलाया जाएगा? संसद में चलाया जाएगा। तो एक तरीके का शक्ति संतुलन स्थापित किया गया निरंकुशता के आधार पर, कार्य संचालन के आधार पर पूर्णतया शक्ति के पृथक्करण को स्वीकार किया गया है। सेवा प्राप्ति का अधिकार क्या है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में? ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं वो आपके उसका है, अधिनियम का है, मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय अधिनियम का है। तो इसको आप वहां देखिएगा कि भाई शासन प्रशासन जो कार्य कर रहा है उसके लिए वो लोक सेवक किसके प्रति जवाबदेह है? जनता के लिए जवाबदेह है। तो एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी दायित्व उस लोक सेवक का है उसे पूरा किया जाना चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए 2011 में आपके यहाँ लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की स्थापना की गई। शिखा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के प्रावधान की बात करते हैं।
जहां सामान्यतया 3 तरीके का संशोधन है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से। साधारण बहुमत का मतलब आधे सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक अगर सदस्य उपस्थित है तो साधारण बहुमत माना जाता है, जिसे संशोधन नहीं माना गया है संविधान में, जिसे परिवर्तन की श्रेणी में रखा गया है। ये संशोधन नहीं माना जाता है साधारण बहुमत, वो परिवर्तन माना गया है। आपके नए राज्यों का गठन, नाम का परिवर्तन, विधान परिषद का गठन, उसकी समाप्ति, ये सब साधारण बहुमत से होता है। 2/3 बहुमत, जिसे आप विशेष बहुमत के रूप में स्वीकार करते हैं, यह जो विशेष बहुमत स्वीकार किया जाता है, यहाँ यह माना जाता है सदन में उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से उस प्रस्ताव का पारित होना अनिवार्य होता है। इसे संविधान संशोधन माना जाता है। सर्वाधिक संशोधन इसी याद किए जाते हैं। वहीं जब केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। उसे भी संविधान संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे जीएसटी के स्तर पर इसी को स्वीकार किया गया था। तो याद रखिएगा, हैं 3 प्रकार के, लेकिन जब लिखिएगा तो साधारण बहुमत को परिवर्तन बताइएगा, संशोधन मत बताइएगा। संशोधन माना जाता है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आपके आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन को। ठीक है दीपेंद्र, सरकारी प्रशासन में लेख परीक्षण परीक्षण के प्रकारों तथा उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। सरकारी प्रशासन में लेखा परीक्षण के लिए आपके यहाँ जो राज्य आपके यहाँ ग्वालियर में है ना लेखा परीक्षण के लिए, उसी की आपको बात करनी पड़ेगी। और 2 तरीके का होता है, एक स्थानीय लेखा परीक्षण होता है, विभागीय लेखा परीक्षण होता है और राज्य लेखा परीक्षण होता है। स्थानीय में जो आपकी पंचायती राज से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनका लेखा परीक्षण होता है, विभागीय के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उनका परीक्षण होता है, और राज्य स्तर पर संपूर्ण जो लेखा कार्य किया जाता है व्यय के संदर्भ में। ओपन गवर्नमेंट डेटा की अवधारणा क्या है? ओपन गवर्नमेंट डेटा की अवधारणा क्या है? ये किस प्रकार संभव शासन को बेहतर बना सकती है? ओपन गवर्नमेंट डेटा का मतलब क्या है? जो भी गवर्नमेंट के पास आंकड़े आ रहे हैं उनको सार्वजनिक कर दे, और जब भी आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो वह गवर्नमेंट की प्रगति को बताते हैं या उसके परफॉर्मेंस को बताते हैं। अगर आपको रोज पता लगे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस प्रतिस्थापित हो रहा है, सरकार ने 1 साल में क्या अचीव किया है, वो क्या बताएगा? आंकड़े बताएगा। और उस आधार पर सरकार को यह पता लगे कि आंकड़ों का मूल्यांकन करके उसकी आलोचना हो सकती है, उसका मूल्यांकन हो सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर दिशा में प्रयास करने का प्रयास करेगी। याद कीजिए 2017 से मोदी सरकार के द्वारा सभी प्रकार के आंकड़ों के सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा रखी है। तो ओपन गवर्नमेंट डेटा मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी आंकड़े आ रहे हैं विकास संबंधी, सामाजिक विकास संबंधी, उसको उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोग उससे अवगत हो सके। ऑल इंडिया सर्विस कार्डर्स, इस पर विस्तार से राहुल हमने बात की है। ऑल इंडिया सर्विस कार्डर्स पर हमने बताया था कि कार्डर एलोकेशन राज्य के स्तर पर किया जाता है, और हमने आपको 5 भागों में कार्डर के संदर्भ में हमने बताया था राज्यों के समूह का भी सृजन 17 में किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया है। वहां विस्तार से हमने चर्चा की। अगर आप उस क्लास में नहीं रहो किसी से नोट्स मांग लीजिएगा। ठीक है। सीएजी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, मनु इस पर विस्तार से हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन में याद कीजिए वॉच डॉग की भूमिका, भौंकता है काटता नहीं है, ये सब हमने वहां बता रखा है, एक बार उसका अवलोकन कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के संवैधानिक संरक्षण पर भी हमने आपसे चर्चा की है कि किस प्रकार से संवैधानिक संरक्षण दिया गया। याद कीजिए उसको उसके पद पर बने रहते किसी भी प्रकार से उसको जो है केस नहीं चलाया जा सकता, उसके वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं दी जा सकती, ये सब आ जाएगा। 368 की आलोचना क्या होगी? आलोचना के स्तर पर आप केवल एक ही पक्ष की स्थापना कर सकते हैं कि संशोधन के स्तर पर यहाँ पर 2 चीजें, एक तो राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, पहली चीज आपने राज्यों को अधिकार नहीं दिया तो संघीय स्वरूप इसका बाधित होता है। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं
तो इस पर जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि इस पर विवाद होने पर पूर्ण बहुमत की जरूरत होती है। वहां पर संयुक्त जिसे हम कहते हैं ना कि अ, हाँ, इसे राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ज्वाइंट सिटिंग भी इस पर नहीं हो सकती। यही 3 इसकी आलोचना के स्तर पर व्यवहार किया जा सकता है और कोई पक्ष इसके संदर्भ में नहीं आता है। इंडियन प्रेस काउंसिल आप सभी जानते हैं कि आपके अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत यह कहा गया था कि स्वयं प्रेस द्वारा अपने आप को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए प्रेस के द्वारा इंडियन प्रेस काउंसिल बनाया गया, जो प्रेस के दायित्वों का निर्वहन करने का मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्वीकार किया जाता है। इंडियन प्रेस काउंसिल हो गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, ये सब वही संस्थाएं हैं जो प्रेस के व्यवहार को निरंकुश होने से बचाता है। ठीक है। उसके बाद महालेखा कार्यालय के अंतर्गत कौन से विषय नहीं आते हैं? महालेखा कार्यालय के अंतर्गत मेरे ख्याल से डिफेंस को छोड़ करके सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। डिफेंस नहीं आएगा और गुप्तचर सेवाओं के लिए एलोकेट किए गए धन नहीं आएंगे। ये दो नहीं आएंगे, बाकी सब आते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, हालांकि इसका हिस्सा नहीं है पॉलिटी का, ये तो एक अलग ही हिस्सा है, जहां पर ये कहा गया है कि आपके देश में नागरिकों के स्तर पर पंजीकरण को स्पष्ट करने के लिए नागरिक रजिस्टर की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, जहां इस बात को देखा जाना है कि क्योंकि हमारे देश में 4 करोड़ से अधिक जो है शरणार्थी और प्रवासी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे प्रवासियों ने गलत नागरिकता का अर्जन किया है, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बहुत सारी जगहों पर देखने को आया है। इसीलिए नागरिकता रजिस्टर बना करके उनके पुश्तैनी आंकड़ों के आधार पर नागरिक और गैर नागरिक का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करने के लिए यह स्थापित की गई। वित्त पर संसद का नियंत्रण, दीपेंद्र खूब इस पर चर्चा की है। याद कीजिए, बजट आदि के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, अनुदान आदि के संदर्भ में चर्चा की थी। कोई भी पैसा बिना संसद की अनुमति के निकाला ही नहीं जा सकता है। तो वित्त पर तो पूर्ण नियंत्रण किसका है? संसद का ही विद्यमान है। ठीक है, तो यहां तो आपने विस्तार से चर्चा की है। इनर लाइन परमिट आवागमन के लिए स्थापित होने वाला परमिट होता है, जो आंतरिक स्तर पर ऐसे स्थान पर आवागमन, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जहां इंसर्जेंसी है, वहां इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी जीवन को खतरा होता है, तो केंद्र सरकार आपको एक परमिट देती है कि आप इन क्षेत्रों में जाने के लिए अधिकृत हैं। वीवीपैट पर भी आपको हमने चर्चा की थी। वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल की हमने बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि आप जब वोट डालते हैं तो 2 पर्चियां स्थापित होंगी, एक बाहर निकलेगी और एक अंदर आएगी। हालांकि अभी बाहर वाली व्यवस्था पिछले इलेक्शन में नहीं थी, अभी अंदर वाली व्यवस्था थी। केवल आपको विजुअलाइज हो रहा था कि आपने जिसको वोट दिया वो सही पड़ा है या नहीं पड़ा, और वो पर्चियां उस बॉक्स में गिर जाएंगी आपके, जिसकी गणना करके यह स्पष्ट हो सकता है कि कहीं भी पीछे ईवीएम मशीन में धांधली की बात की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करने के लिए ही वीवीपैट जैसा व्यवहार सुनिश्चित किया गया। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, आपके पंचायती राज को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही किया जाता है, या आपके यहाँ जो डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया गया है केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर, वो डेमोक्रेटिक स्तर पर है, जहां तीनों स्तरों पर जनता की सहभागिता विद्यमान है और वहां जनता अपनी इच्छा से अपने जो समितियां हैं उनके सदस्यों का निर्वाचन करती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण, और डेमोक्रेटिक मतलब जनता के माध्यम से। तो जनता आपके यहाँ केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर, तीनों ही स्तरों पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अर्थात जनता की सहभागिता के माध्यम से आप उसकी प्रतिस्थापना सुनिश्चित कर रहे हैं। और बता दीजिए। बड़े सारे प्रश्न थे आपको के भाई। और कोई प्रश्न है आप लोगों का?
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन में केंद्र राज्य के मध्य विवाद के, याद कीजिए आपको हमने इस पे पूरे प्रश्न लिखाए हैं कि केंद्र सरकार कई बार, चूंकि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है तो कई बार अपना दुरुपयोग करता है। लेकिन याद कीजिए एसआर बोमई केस भी आपको बताया है मैंने, इस बार तो बहुत ही विस्तार से आपको पॉलिटी पढ़ा दिया, जहां हमने आपको स्पष्ट किया कि यह अपरिमित अधिकार नहीं है, अर्थात इसे आप उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और अगर वैध आधार पर नहीं होगा तो उसे विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो समय समय पर कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए थे बीजेपी आदि के समय के कि उनकी सरकारों को हटाया गया था, हालांकि पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन किए जाने पर हटाया गया था। तो उन आधारों पर कहीं ना कहीं मिसयूज, मिसकंडक्ट का आरोप इसके 356 के आधार पर स्थापित होता है। एमपी से रिलेटेड स्पेशली कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? एमपी के संदर्भ में मध्य प्रदेश आपके लेखा परीक्षण के संदर्भ में स्थापित होता है। आपके यहाँ जो राज्य स्तर पर आयोगों का सृजन किया गया है, या लोकायुक्त भी हो सकता है, इस राज्य सूचना आयोग भी हो सकता है, इससे संबंधित प्रश्नों की प्रवृत्तियां आपके यहाँ हो सकती हैं। राज्य महालेखाकार से आपके यहाँ ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपको ऑलरेडी हमने पेन डाउन कराए हैं जिनसे पूछे जा सकते हैं। भ्रष्टाचार के संथानम कमेटी, मत जाइए उधर, बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, आपको इस पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपको विस्तार से बताया था, संथानम कमेटी 1962 में बनी थी, 64 में उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही आपके यहाँ सीबीसी का गठन किया गया था। सरकारिया कमीशन आपके यहाँ राज्यपाल के नियुक्ति के संदर्भ में और कुशल प्रशासनिक प्रबंध के लिए स्थापित किया गया था, और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर ही राज्यपाल की नियुक्ति में कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा, राज्यपाल को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा उस व्यक्ति को जो उस राज्य का निवासी होगा। ये सब जो प्रयास किया, राजनीतिक रूप में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये सब सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन ही थी। सर आर्टिकल 368 का आलोचनात्मक मूल्यांकन, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लिखिए ना उसको उस तरीके से। आपको उसमें 300 शब्द में आर्टिकल 363 बताना पड़ेगा, 368 वहां पर कि साधारण बहुमत से क्या हो रहा है, तो साधारण बहुमत से क्या चुनौतियां स्थापित हो रही हैं। ठीक है, विशेष बहुमत के स्तर पर क्या चुनौतियां हैं, सरकार अपनी बातों की स्थापना कर लेती है। फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के स्तर पर बड़े सारे ऐसे पक्ष हैं जो आवश्यक होते हैं लेकिन रुक जाते हैं दलगत राजनीति के आधार पर, ये सारे पक्ष उसमें आ जाएंगे। उसमें लिखिएगा दीपेन, फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा वहां पर। अधिनियम बनने का प्रोसेस सतीश जी बहुत विस्तार से मैंने आपको बताया है। पहले प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पर 3 वाचन होता है, 3 वाचन में विवाद होता है तो तदर्थ समिति के पास चला जाता है, तदर्थ समिति परामर्श को जोड़ करके फिर मतदान होता है, वह पारित हो जाता है, तो यही प्रक्रिया दूसरे सदन में स्थापित होती है। दूसरे सदन में जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए चला जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उस पर संसदीय कार्य मंत्री जब घोषित कर देता है तो वह प्रस्ताव से अधिनियम बन जाता है। सीबीओ के बेनिफिट विस्तार से आपको बता चुके हैं, आपने नहीं उस दिन की क्लास ली हो किसी से नोट्स ले लीजिएगा। विशेषताएं भारतीय प्रशासनिक सेवा की दीपेंद्र उस दिन मैंने आपको बताई थी कि संघीय ढांचे के अनुरूप है, किस उद्देश्य से स्थापित की गई ये भी बताया गया था आपको। केंद्र राज्य दोनों को बनाता को जोड़ता है वह। फिर हमने कहा कि विशेषज्ञ पदाधिकारियों की प्रतिस्थापना करता, उत्तरदायी प्रशासनिक सेवाओं का सृजन करता है, विविधतापूर्ण दायित्वों के स्तर पर विशेषज्ञता की प्रतिस्थापना करता है, उचित प्रशिक्षण का प्रारूप प्रतिस्थापित करता है। ये सब उसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए 300 शब्द में भारतीय प्रशासनिक सेवा में, भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या है, कौन कौन सी है, ठीक है, फिर ये क्या क्या दायित्व निभा रही हैं, ये सब उसमें विशेषता में आ जाएगा, दायित्व वगैरह सब इसमें आ जाएगा। तीनों को फिर वहां पर एलेबरेट कर दीजिए आप वहां पर। प्रशासन में जवाबदेहिता, बिल्कुल ठीक है। अकाउंटेबिलिटी याद कीजिए, एक दिन
उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता की हम बात कर रहे थे। हमारे देश में उत्तरदायित्व का सृजन किया गया है, लेकिन जवाबदेहिता की स्थापना नहीं की गई है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ प्रशासकों को इतने सारे दायित्व दिए गए हैं कि आप उसे जवाबदेह नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए आप एसडीएम बन गए, आपको किसी जगह पर जाकर के बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा करनी चाहिए थी। वहां पर पता लगा वहां से वीआईपी मूवमेंट हुआ, तो उनके प्रोटोकॉल में भी आपको खड़ा होना है। अब आपसे पूछा जाए कि बाढ़ पीड़ित या कहीं आग लगी थी, आप वहां क्यों नहीं गए, तो उसके पास उत्तर है कि साहब मैं इस दायित्व का निर्वहन कर रहा था। तो वह भी उसका कर्तव्य है। तो वहां एक कार्य के लिए जवाबदेहिता तब सुनिश्चित होती है जब कार्य निर्धारित है। बहुत सारे कार्य हैं तो वहां जवाबदेहिता सुनिश्चित नहीं हो पाती। तो भारत के प्रशासनिक प्रक्रम में उत्तरदायित्व तो स्थापित किए गए हैं, लेकिन जवाबदेहिता का सृजन अभी भी नहीं किया जा सका है, जिस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। शिखा, आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आए मुझे बिल्कुल। संसद का वित्तीय कार्य दायित्व, संसद का वित्तीय कार्य दायित्व वित्तीय विवरण, बजट प्रस्तुत कराता है, अनुदान मांगों को पारित कराता है, यही उसके वित्तीय दायित्व है। उसी को विस्तार दे दीजिए वहां पर। आप लोगों के डाउट नहीं है, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर से निकाले गए प्रश्न है, जिसे अब आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं लिखने के बावजूद, जबकि ये सारे प्रश्न मैंने आपको बता रखे हैं। और पूछिए। देखिए, प्रदूषण के लिए जो विकल्प है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। दिल्ली सरकार ने बाकी किसी सरकार की तुलना में कहीं ना कहीं अ, सही समय पर सही निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चूंकि अभी टेक्नोलॉजी महंगी है, लोग उसे लेने से बचते हैं, क्योंकि सामान्यतया उसी सेगमेंट की डीजल की गाड़ी जो है, पेट्रोल की गाड़ी जो है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी में 4-5 लाख का डिफरेंस होता है। तो पोल्यूशन को प्रदूषण से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया दिल्ली में यह कदम है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए, और दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में पहल सुनिश्चित की जानी चाहिए। जितना ज्यादा कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, उतना ही ज्यादा उसमें रिसर्च होगा और वह टेक्नोलॉजी उतनी ही सस्ती होती जाएगी। भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, वो चाहे कोई भी हो। जैसे आज पेट्रोल पंप बने हुए हैं, भविष्य में आपके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो भविष्य की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें 1.5 लाख की सब्सिडी की बात दिल्ली सरकार ने की। महिला अपने अधिकारों से अवगत ही ना हो, बल्कि अपने अधिकारों के अवगत होकर संरक्षण के लिए जब तत्पर हो जाएगी, तब वह महिला सशक्त हो जाएगी। इसका कहीं से पुरुष और महिला की साम्यता से संबंध नहीं है। अपने अधिकारों के लिए सचेत होकर के अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही महिला सशक्तिकरण है। और बता दीजिए। और कोई प्रश्न? ट्रेडिशनल ब्यूरो, परंपरागत जो नौकरशाही स्ट्रक्चर है, उसने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रभाव डाला है। वहां याद रखिएगा, इसमें केवल और केवल बैंक आपको जो नौकरशाही है, नौकरशाही में रेड टेपिज्म जिसे आप कहते हैं, लाल फीताशाही की बात करते हैं हम, तो उस लाल फीताशाही को ही बताना है, जिससे कोई कार्य समय पर नहीं होता है। उत्तरदायित्व और जो उत्तरदायित्व के साथ जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, फिर स्व इच्छा शक्ति का अभाव सृजित होता है, पीड़ित को जो सरकार की योजनाएं हैं समयबद्ध रूप में स्थापित नहीं हो पाती। तो ये सब चीजें उसी ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के परिणाम स्वरूप स्थापित होती है। इसको कहीं समर्थन देते हुए स्थापित होने वाले परिवर्तनों पर चर्चा कर दीजिएगा।
क्षेत्रीय परिषद आपको पता है, क्षेत्रीय परिषद आपके यहाँ एक तो नीति आयोग में गठित की गई है, एक क्षेत्रीय परिषद राज्यों के बीच में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया प्रावधान है। आपके यहाँ 5 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, ये 5 के साथ-साथ पूर्वोत्तर परिषद एक और स्थापित की गई है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होता है और वह जो परिषद है, वो इस जो राज्यों के बीच में स्थापित होने वाले विवाद हैं, उनको दूर करके राज्यों के बीच में एकजुटता और तालमेल का सृजन कराती है। और पूछ लीजिए। इम्प्लीकेशंस ऑफ, कोई दिक्कत है ही नहीं। फॉरेन पॉलिसी कूटनीति का हिस्सा होती है। फॉरेन पॉलिसी कूटनीति का हिस्सा होती है, पर उस कूटनीति के हिस्से के मूल में जो विद्यमान होता है वह स्वदेश का विकास और स्वदेश का हित होता है। तो वहां निश्चित रूप में देश के विकास, देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति का सृजन किया जाता है। देश के सुरक्षा व्यवहार के लिए उसका सृजन किया जाता है। इन्हीं पक्षों पर वहां बल दे दीजिएगा। और पूछ लीजिए, चलिए। और कोई प्रश्न? अब याद रखिए, मार्शल लॉ अब हमारे देश में नहीं है। एक समय मार्शल सेना का अधिकारी होता था। जब सामान्य सिविल, मैं समझ गया। आर्टिकल 38 मैंने आप लोगों से चर्चा भी की थी इस पर, कि जब सामान्य सिविल अधिकार जो है वो सेना को प्रदान कर दिए जाते थे, मतलब सेना ही उस जगह विधि का निर्धारण करती थी, उस मार्शल लॉ कहा जाता था। ठीक है, आर्टिकल 38, जिसे आप सैन्य विधि की बात करते हैं। अब 38 में मार्शल लॉ नहीं है, सैन्य विधि, मतलब सेना का शासन स्थापित कर दे। सेना अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर, तो कहते हैं शूट एट साइड का ऑर्डर दे दिया। तो सैन्य विधि का मुद्दा है कि वहां शांति बहाली के लिए अब इसके अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं। आर्टिकल 21 के विरुद्ध चले जाते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के। ठीक, सैन्य विधि है बेसिकली। अब पुराने समय में, अंग्रेजों के समय में मार्शल लॉ था वो। और और कोई प्रश्न? देखिए, मेरे पास, मैंने कहा था अगले विषय के संदर्भ में अपनी इच्छा आप मुझसे जाहिर कर दीजिएगा। मुझे अगले सब्जेक्ट के संदर्भ में जरूर आप बताएं। आर्टिकल 39 आपको पता है दो रूप में, एक की 7-8 शाखाएं हैं जिसको आपने आपने ऑलरेडी बता रखा था, और दूसरा आपके यहाँ विधिक सहायता के संदर्भ में प्रावधान किया गया 39A। तो वहाँ बड़े सारे पक्ष हैं जो कि आपने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो उसे देख लीजिएगा। फैक्चुअल है शिखा, उसमें कोई समझाने वाली बहुत चीज नहीं है उसमें। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग अपनी इच्छा मेरे तक पहुंचा देंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों को नया सब्जेक्ट शुरू करना। हालांकि मेरे पास जो विकल्प आए हैं उसमें ज्योग्राफी है, उसमें हिस्ट्री है और उसमें इकोनॉमिक्स है। ये 3 सब्जेक्ट के विकल्प अब तक मेरे पास सबसे ज्यादा आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था हिस्ट्री और ज्योग्राफी सर इस वर्ष हम लोग पढ़ नहीं पाए, प्रीलिम्स आ गया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो इस वर्ष हमारी वो चीज हुई नहीं है। ठीक है, एमपी की हिस्ट्री विकास मैं बिल्कुल इसी बीच में लेकर के ही चलूंगा। पीयूष जी बोल रहे हैं अर्थशास्त्र, मतलब यहाँ उस पर डिस्कशन मत कीजिए। ठीक है, यहाँ डिस्कशन मत कीजिए, यहाँ क्वेश्चन आप लोग पूछ लीजिए। मुझे डिस्कशन करना है तो आप लोग मुझे मुझे व्यक्तिगत वाले पर आप लोग अपनी इच्छा जाहिर कर दीजिएगा। आज पहले प्रश्न पूछ लीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी इस पे कैसे समझ पाएंगे? ज्योग्राफी इस पर देखिए, जो
फिजिकल ज्योग्राफी है वो तो इस तरीके से समझना मुश्किल है सर, फर्स्ट पेपर नहीं हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? पूरी प्रासंगिकता है। नागरिक एक है और नागरिक के सार्वजनिक व्यवहार भी, सार्वजनिक मतलब जो बाहर जो प्रस्तुत हो रहा है उनमें क्यों भेद कर रहे हैं? नागरिक नागरिक के बीच के भेद की स्थापना होती है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, और इससे कभी भी लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं हो सकता अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। आज आप लाख कह लीजिए आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो आपके यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं है। एक बहुसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को आपने अधिकारों से वंचित रखा है, तो वहां आप उसकी बात कर सकते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा दिए गए केंद्र को निर्देश हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी आपसे केंद्र राज्य संबंध में चर्चा विकास कर रखी है। इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। और कोई प्रश्न? तब तो बहुत सारे कानून खत्म हो जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो तब बने थे जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू की थी। आपने धर्म के आधार पर, आप एक तरफ कह रहे हैं धर्म निरपेक्ष हैं, दूसरी तरफ धर्म के आधार पर लोगों को धर्म निरपेक्षता को बताने के लिए आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं रखा है। तो हम तो इस बात को मानते हैं जिससे यूनिफॉर्मेसी नहीं आएगी। भाई हिंदू व्यक्ति ने क्या बुराई की है कि उसे 4 विवाह नहीं करने दे रहे हैं? आप लोगों की इच्छा के अनुरूप बात कर रहा हूं। मतलब मुस्लिम समाज की महिलाओं ने क्या अपराध किया है कि उसे एक पत्नी को 2 या 3 अन्य पत्नियों के साथ अपने पति को साझा करना पड़ रहा है? तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई दोष व्यवस्था में है तो उसे दूर करने के लिए जो भी पहल स्थापित होनी करनी पड़े वो करना चाहिए। हमने अभी आपको सरला कुमारी वाले एग्जाम्पल को बताया कि कोर्ट में जब सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि निश्चित रूप में लागू होना चाहिए, और इस दिशा में पहल किसको उठानी चाहिए? संसद को उठानी चाहिए। जैसे आदिवासियों के लिए कई कानून। अब यहाँ याद रखिए, आपने आदिवासियों की डिपेंड की बात की तो वह आपको पता है आपके यहाँ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से प्रोविजन है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्त। उसकी व्यवस्था ही अलग है। एक सामान्य समाज की बात की जा रही है जिसमें आप नागरिक अधिकारों में विभेद की बात कर रहे हैं। संसद की समितियां बहुत हैं, 15-17 स्थायी समिति हैं जिनकी बात आप ऑलरेडी कर चुके हैं पूर्व में। ये इकोनॉमिक्स में कहाँ आ गई शिखा आप यहाँ पर? और बताइए। अब उसको इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे, अभी पॉलिटी वाले प्रश्न पर हैं। और कोई प्रश्न? या आप कॉल कर लीजिएगा तो समझा दूंगा यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। प्रादेशिकता की भावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष संस्कृति का पालन किया जाता है जो लोगों को बांधने का काम करती है। वो भाषा, बोली या जो संस्कृति के लक्षण होते हैं वो सब स्थापित होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दो ही पक्ष स्थापित होते हैं पृथक राज्य के लिए। एक वृहद क्षेत्र में सांस्कृतिक एक रूपता के लिए या भाषाई आधार पर नए राज्यों के सृजन की बात की गई है। लेकिन नए राज्य के सृजन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको आप पृथक पहचान तो दे रहे हैं नए राज्य के रूप में, लेकिन वह राज्य आत्मनिर्भरता को किस स्तर पर पूर्ण कर रहा है यह भी जरूरी है। अतः केवल प्रादेशिकता के आधार पर नए राज्य के गठन की स्थापना नहीं हो सकती है। यह मूल्यांकन अनिवार्य रूप में किया जाना चाहिए कि आर्थिक स्वावलंबन भी उस राज्य सुनिश्चित हो सके।
तो नया राज्य अगर वह वित्तीय स्वायत्तता की स्थापना करने में सक्षम हो पा रहा, केंद्र पर बोझ नहीं बन रहा है, विशेष राज्य की बार-बार मांग नहीं कर रहा है, तो उस राज्य को बनाने में सांस्कृतिक आधार पर कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई प्रश्न? चलिए अब आज यहाँ पर विराम देते हैं। आपके बाकी जो भी प्रश्न होंगे, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगली क्लास में हम उस पर आपसे चर्चा कर लेंगे, ठीक? तो वर्तमान समय में मेरे द्वारा आपके इस पॉलिटी वाले विषय को यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है, ठीक? और अगले विषय के संदर्भ में मुझे आप लोग व्यक्तिगत तौर पर मैसेज करेंगे और मंडे से हम उस विषय को प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सक्रिय प्रश्नों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे और मेरा परीक्षण भी आप लोगों ने कर लिया इसके लिए, इसके अंतर्गत। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। संडे एन्जॉय कीजिए कल आप लोग भी। चलिए, धन्यवाद।